हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा, काफी सारे पोस्टुलेट्स पढ़े थे जिनकी काफी सारी लिमिटेशंस भी थी। जैसे उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है ना, इनडिविजिबल है, जबकि ऐसा है नहीं। एटम डिविजिबल भी है डिविजिबल, क्योंकि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो डिविजिबल है। इसके अलावा उन्होंने कहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट ये भी था कि जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम हैं, एक एलिमेंट मान लो कार्बन का कोई एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, उसके अलग अलग एटम्स हैं। तो उनका कहना था, यानी कि डाल्टन का कहना था कि ये जो अलग अलग एटम्स हैं, इनका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी सेम होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये पॉइंट भी गलत प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जैसे मान लो कार्बन ही मान लेते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके अलग अलग एटम है, लेकिन सबका मास सेम होता है क्या? नहीं होता है। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन एलिमेंट के अलग अलग एटम जब हम लेते हैं तो उनका मास सेम होता है क्या? नहीं होता। मास नंबर में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर में डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर हमने बात की थी बच्चों कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उससे, और जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई थी थिन बेरिलियम शीट पर, जिससे कि हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं ना, न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं। तो इसके बारे में बात हो गई थी। फिर हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका स्ट्रक्चर कैसे है। ये एटम में तो है, ठीक है, लेकिन ये एटम में किस तरीके से है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर प्रोटॉन है, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसके अरेंजमेंट को दिखाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। जहां पर पहला मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना, थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने दिया था मॉडल। तो वो मॉडल रिजेंबल करता था वाटरमेलन से, लेकिन वो मॉडल भी फेल हो जाता है, क्योंकि कई सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और क्या वो एक्सप्लेन करता है न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने देखा थिन गोल्ड फॉयल थी, उसके बाहर से एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई थी ZNS की। ठीक है, फिर एक रेडियो एक्टिव सोर्स से पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई गई। तो वहां से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले कि एटम में जो कुछ पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल्स, और बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो बाउंस बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं ना, बैकवर्ड को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इनका कंक्लूजन क्या निकला कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, अब ज्यादातर पार्ट अगर खाली है एटम का, तो बीच में, यानी कि उसके पास क्या है, एक डेंस न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। फिलहाल ये बात पता नहीं चली थी, लेकिन ये था कि एक डेंस न्यूक्लियस उसके पास है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये एटम के सेंटर में है। कहाँ पर है? एटम के सेंटर में है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। फिर हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मास नंबर हमने समझ लिया था, और एटॉमिक नंबर जिसको हम Z भी बोलते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं एक एटम में। फिर हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रल एटम और चार्ज स्पीशी के बारे में, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये सेटअप है। ठीक है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एनोड परफोरेटेड करेंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, और पार्टिकल पीछे क्या करेंगे, टकराएंगे उस स्क्रीन पर, वो स्क्रीन ग्लो करेगी, तो हमें पार्टिकल का पता चल रहा था। ठीक है, और जब हम
प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, तो सेम चीज हमने कैथोड को परफोरेटेड कर लिया था। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, इधर जा रहे थे और पीछे हमने यहाँ जिंक की स्क्रीन लगा दी थी कैथोड के पीछे। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल जा रहे थे परफोरेटेड कैथोड से होते हुए पीछे टकरा रहे थे। ऐसी प्रोटॉन की डिस्कवरी भी। क्लियर? चलो अच्छा, दो तीन चीजें, चार्ज बाय मास रेशियो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है। ठीक है, फिर बाकी ये एक्सपेरिमेंट भी हमने देखे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड पर क्या ये जो रेज हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में है ना, ये रे जो हमारी है कैथोड रे या नेगेटिवली चार्ज रे जो थी, ये क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि डिफ्लेक्ट करती है ना, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ये हम। ठीक है, अच्छा देखो इस तरीके से। फिर चार्ज बाय मास रेशियो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड कर लिया था 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो जब हमें चार्ज बाय मास रेशियो पता है, चार्ज पता है ना, चार्ज हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था, तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, अच्छा मान लो 1 ग्राम में हमें निकालना है कि 1 ग्राम में 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सोचिए इस बारे में। ठीक है, अच्छा बाकी सॉल्व करेंगे आगे हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से। प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत अच्छे से हमने पढ़ ली थी, सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग और मिलता है हमें न्यूट्रल पार्टिकल। फिर तीनों का मास चार्ज क्या है के बारे में बात कर ली थी हमने। समरी देख लीजिए, ये अभी तक पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एटॉमिक मॉडल्स वाले इस वाले पोर्शन में हमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स पढ़ना, इतना पार्ट पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जहां पर हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था, वाटरमेलन को रिजेंबल करते हैं, जो कि हमने देख लिया था क्या एक्सप्लेन करता है क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, ये देख लिया था। फिर आता है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल का सेटअप कैसा है ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेटअप से यहाँ पर इसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या आते हैं कि ज्यादा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, जिससे क्या पता चलता है कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो कैसा था, एम्प्टी था, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते थे। तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ इधर से टकरा करके क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बहुत कम बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था, यही था कंक्लूजन, हमने देख लिया था। अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो पूरा एटम का मास न्यूक्लियस में ही है, वो सेंटर ऑफ एटम में लाई करता है। इसके अलावा उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा छोटा है एटम से। ठीक है, कितना छोटा है इसका कंपैरिजन हमने कर लिया था। ठीक, कंपेयर किया था ना हमने दोनों को, एटम को और न्यूक्लियस को। ठीक है, चलो ये भी हो गया था, डिस्कस कर लिया था हमने इसको। चलो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये हमने देख लिया था, ये एलिमेंट का सिंबल है। चलो हम बात कर रहे थे कैटायन, एनायन, इनके बारे में। ठीक है, न्यूट्रल एटम के बारे में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे किसी न्यूट्रल एटम में, कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देख लिया था। कि देखो एक कैटायन है हमारे पास, एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, और एक क्या है, एनायन है। ठीक है, तो कैटायन एनायन कैसे पता चला, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होंगे उन्हें कैटायन, और एनायन यानी कि अनेगेटिवली चार्ज्ड आयन। वैसे आप एनोड कैथोड भी समझ सकते हो, एनोड यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज। बाकी कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? तो हमने बात की थी बच्चों लास्ट लेक्चर में कि जो कैटायंस हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं, और उसके जो न्यूट्रल एटम है, दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यानी कि जो कोई भी न्यूट्रल स्पीशी है उसमें जितने ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम की,
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू Z। ये होता है एक न्यूट्रल स्पीशी में, जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। प्रोटॉन कितने हैं 17, एटॉमिक नंबर कितना है 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। क्लियर है। चलो, लेकिन जब हम चार्ज्ड स्पीशी की बात करते हैं दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला आता है, कैटायंस और एनायंस दोनों के लिए। तो आप पहचान लेंगे कैटायंस कौन है, आसानी से पहचान लोगे, और एनायन कौन है ये भी पता चल जाएगा। तो जो इनका फॉर्मूला होता है वो चार्ज के जस्ट अपोजिट, देखो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें हमें एडिशन करना है। डिफरेंस समझ में आया। चलो, जैसे हम सोडियम पॉजिटिव यानी कि Na पॉजिटिव या कैटायन है इसकी बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जितने प्रोटॉन है उतने में से जितना चार्ज है वो माइनस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 11 है, चार्ज कितना है 1 है, तो 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक ही प्लस है ना, यहाँ पर देखो एक नेगेटिव है तो जितने प्रोटॉन है उसमें जितना नेगेटिव है उतना ऐड कर देंगे, जैसे एक नेगेटिव है तो एक ऐड कर देंगे, दो नेगेटिव होते तो दो ऐड कर देते। क्लियर। ठीक, ये लास्ट लेक्चर में हो गया था। न्यूट्रल एटम दो तो देखो बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो न्यूट्रल एटम में दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। जैसे कि ये Na क्या है न्यूट्रल है, जिसको किसने डिस्कस किया था, किसने बताया था, तो जिसको एक्सप्लेन किया था थॉमसन ने, उन्होंने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के हैं दोनों बराबर, तो वो क्या होगा एक न्यूट्रल एटम होगा। और जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो Z इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, चलो चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज तो क्लियर है ना, न्यूट्रल स्पीशीज तो समझ में आ गया। यहाँ पे चार्ज्ड स्पीशीज की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने किया अभी चार्ज, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो चार्ज स्पीशीज भी दो तरह की होती है। देखो बच्चों, अभी तक हमने बात की कि जो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज में दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन। ये नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज लिख दिया है बच्चों। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिख लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव, और प्रोटॉन पॉजिटिव। याद तो रहेगा ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन का सिंबल कैसे बनाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज पहले से ही है इसमें, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ना। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के अलावा हम किसी और की भी बात कर सकते हैं, कोई और भी आप ले सकते हैं। सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, और इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 11, इसका Z कितना है 11, ठीक। सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Z यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों ही क्या है 11 है। तो किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कभी होगा कोई, जब उसमें दोनों चीजें बराबर होंगे, है ना, है ना। आप मान लो आप 50% हैप्पी हैं और 50% सैड हैं, तो क्या आप हैप्पी हो या सैड हो? आप तो न्यूट्रल हो ना, आप हैप्पी हो ना आप सैड हो, न्यूट्रल ही तो हो। 50% हैप्पी, हम मान लो आप 70% हैप्पी हो और 30% आप क्या हो सैड हो। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादातर पोर्शन क्या आपका हैप्पी, यानी कि आप कैसे हो, आप एक स्माइलिंग फेस होंगे, है ना, आप हैप्पी ही होंगे। क्लियर है। तो वैसे ही हैप्पी सैड तो ऐसे ही कह दिया हमने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है अगर, तो कोई स्पीशी क्या होगी न्यूट्रल स्पीशी होगी,
ठीक है, उदासीन स्पीशी होगी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे बात की 70-30, यानी कि एक जो है हैप्पी 70% और सैड 30%, यानी कि ज्यादातर पोर्शन क्या उसका 70, इसको अपोजिट कर लो, एक क्या है हैप्पी 30% है और सैड 70% है, यानी कि ज्यादातर क्या है वो सैड ही है। ठीक है, चलो, तो ऐसी होती है हमारी चार्ज स्पीशीज। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जिनको हम कहते हैं कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज इन जिनको हम कहते हैं एनायंस। ठीक है, अब कैटायंस की बात करें, यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किसी भी कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। होगा ऐसे? होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन हमने निकाले और प्रोटॉन की बात करें, अच्छा यहाँ पर देख लो पहले, यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, 12 है। कितने हैं प्रोटॉन, 12 है। अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है माइनस जो भी चार्ज है। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, प्रोटॉन है इसमें 12 और चार्ज है 2, यानी कि टोटल आ गया कितना, 10। 2 ही तो चार्ज है ना, +2 है तो 10, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, जो कि यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था, है ना, पढ़ तो लिया है इसको, अप्लाई, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमने पढ़ा है, क्या हमने सही पढ़ा है, सही मतलब जितना हमने पढ़ा है उतना हमें समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि अगर हम कैटायंस की बात करते, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, ठीक है, तो कैटायंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, होगी ही। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो यानी कि 2 यहाँ से चले गए, माइनस कर लेंगे ना उतना चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ही आएगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा एनायंस में। जब हम एनायंस की बात करेंगे, देखो तो ये क्या है, एनायनिक स्पीशीज, क्या बोलते हैं इसको, एनायंस, एनायंस। ठीक है, तो एनायंस की जब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 7। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, जितना, जितने प्रोटॉन है 7 प्लस जितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन प्लस चार्ज, जो कि कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 7 और चार्ज है 3, तो ये हो गया 10, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 और प्रोटॉन कितने हैं, 7। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, हाँ बिल्कुल ज्यादा। क्लियर है, इतना समझ में आया कि पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज एनायंस, और कैसे लिख लेंगे, कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे किसी चार्ज स्पीशी में। ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं किसी चार्ज स्पीशी में या न्यूट्रल स्पीशी में, या आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, है ना, मान लो आपको दे दिया, उन्होंने कहा कि आपके पास एक स्पीसी है जिसपे प्रोटॉन है 7 और इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है, और मास नंबर है 14, ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये स्पीशी कैसी स्पीशी, क्या एक चार्ज स्पीशी है, चार्ज है तो कौन से चार्ज है, कैटायनिक है या एनायनिक है। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे आप करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो ही आप कर पाएंगे। क्लियर है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स किसे कहेंगे, जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा, किसे कहेंगे,
सोचिए इस बारे में। देखो, जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे कहेंगे आइसोटोप्स। चलिए बात करते हैं आइसोटोप्स, जहां पर प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आप कह सकते हो जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होगा। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर ही तो है ना। जैसे भी हम कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो हमें प्रोटॉन भी क्या होंगे, 7 होंगे। उसके जितने भी एटम होंगे, एलिमेंट नाइट्रोजन के जितने भी नाइट्रोजन के जितने भी एटम होंगे उन सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। सेम होगा या नहीं होगा, होगा ना। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 17 होगा, हमेशा 17 ही होगा। ठीक, उसके जितने भी एटम्स है सबका एटॉमिक नंबर 17 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या सबका मास नंबर भी सेम होगा क्या, या सबका मास नंबर सेम होगा, नहीं होगा। क्लोरीन के भी अलग अलग सबके मास नंबर होते हैं, किसी का 35, किसी का 37, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं मास नंबर। तो आइसोटोप्स उन्हें कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। ठीक है, चलो जैसे दो एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरीन का। तो क्लोरीन की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 17 दोनों में, है ना। एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर ही है। ठीक, तो यहाँ पर जो आइसोटोप्स होते हैं वहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इनके मास नंबर की तो आप देखो यहाँ पर मास है 35 और यहाँ पर मास है 37, तो मास नंबर क्या है, डिफरेंट होता है। अब ये जो मास नंबर है, ये मास नंबर बना हुआ किससे मिलकर के है, मास नंबर किससे मिलकर के बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है मास नंबर में, ये किसकी वजह से आ रहा है, प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है या न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। क्या आप इसको थोड़ा सोच सकते हैं कि ये जो मास नंबर है, ये जो चेंज हुआ मास नंबर, जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है ना। कार्बन के भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 है और एक है कार्बन 14। ठीक है, दो कार्बन है। कार्बन 12 और कार्बन 14, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है, सेम है एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर बोल लो या एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या लिख लेते हैं हम, जेड भी तो लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जेड दोनों में क्या है, सेम। लेकिन जब हम नंबर ऑफ या मास नंबर के बारे में बात करते हैं, मास नंबर होता क्या है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्लस प्रोटॉन का सम होता है। तो जब हम मास नंबर के बारे में बात करते हैं तो मास नंबर दोनों के डिफरेंट है। तो जैसे कि हमने सेम क्वेश्चन क्लोरीन के केस में पूछा, यहाँ पर भी पूछते हैं कि यहाँ पर जो चेंज है मास नंबर में, है ना, यहाँ पर मास नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है का मतलब दोनों में अलग अलग मास नंबर है। तो ये जो मास नंबर है अलग अलग किस वजह से है, प्रोटॉन की वजह से या न्यूट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो देखो बच्चों, प्रोटॉन की वजह से कभी भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन जितने हैं प्रोटॉन उतने ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, प्रोटॉन जितने हैं प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे। तो यानी कि ये जो चेंज आ रहा है ये प्रोटॉन की वजह से नहीं आ रहा, ये किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं इसीलिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। यहाँ पर बात करें तो प्रोटॉन तो यहाँ पर 6 ही है ना, चाहे इसमें बोले चाहे इसमें बोले। देखो मास नंबर इसका क्या है, 6 है। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो चेंज जो आ रहा है यानी कि दो बढ़ रहे हैं ना, तो यानी कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा है। कितने न्यूट्रॉन्स है, 8। ठीक है, चलिए क्लियर है, समझ में आया कि ये जो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है, जेड प्रोटॉन सेम है, लेकिन जो चेंज आ रहा है मास नंबर में वो किसकी वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, न्यूट्रॉन की वजह से चेंज आ रहा है। न्यूट्रॉन अलग अलग है, प्रोटॉन देखो सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलो,
तो दोनों का अगर हम देखें ध्यान से तो एटॉमिक नंबर दैट इज 17 तो सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, ठीक है। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर, हम लिख सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर को Z बोल सकते हैं, हाँ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को A कहा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो अगर डेफिनेशन ऐसी भी लिखी है, अगर ऐसा भी कुछ आता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, दो सबका मतलब सेम है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो भी डेफिनेशन सही होगी, यानी कि प्रोटॉन्स सेम है और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, वो डेफिनेशन भी सेम है, वो डेफिनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। Z सेम है बट एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। तो क्या ये दोनों कभी आइसोटोन्स हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन अलग अलग है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जिनमें सेम होगा, जैसे ये स्पीसी है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। अब आप कहोगे कि मास नंबर भी तो अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है, लेकिन अगर हम इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, एकदम बराबर ही है। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, दोनों में बराबर है। हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास नंबर किससे मिलकर के बना है? ये जो मास नंबर है ये बना हुआ है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है। अब देखो इसमें प्रोटॉन 12 है तो बाकी के 12 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। इसमें 11 क्या है, प्रोटॉन है, बाकी के 12 जो है वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दोनों में 12 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि यहाँ पर इन स्पीशीज को क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स कहा जाएगा। अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत इजी लग रहा है। आइसोबार्स की बात करेंगे तो जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो जैसे ये दो आइसोबारिक स्पीसीज है जिनका एटॉमिक नंबर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन मास नंबर अगर आप देखो 14 दोनों का क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, इस कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है। आइसोटोप यानी कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर, ठीक। चलो तो देखो अगर दोनों को अगर आप चेक करो तो दोनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है 14। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऐसे पेयर्स बना के दे दी जाएंगी, ठीक है, 2-3 पेयर दे दी जाएंगी और आपको उससे पूछा जाएगा इन पेयर में से आपको बताना है कि आइसोटोप्स कौन से हैं या आइसोटोन्स कौन से हैं या आइसोबार्स कौन से हैं। तो टर्म्स का अगर आपको मीनिंग पता है, आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और आइसोबार्स मतलब सेम एटॉमिक मास। क्लियर है? चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।